बताएँ? हाँ, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डे था उस दिन। थोड़ी बर्फ़ गिरने लगी थी और हम ऐसे एरिया में थे जहाँ कोई गाँव नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई रहने की कोई जगह नहीं मिलने वाली थी और हमें टेंट लगाने में तकलीफ़ होने वाली थी क्योंकि स्नोफॉल हल्का-हल्का स्नोफॉल चालू हो गया था, ठंड हो गई थी, टेम्परेचर लगभग माइनस के आस-पास पहुँच रहा था। तो हम ये सोच रहे थे कि हम रहें कहाँ पे, रहने का कैसे किया जाए? तो तभी हमें एक छोटा-सा कोई एक ये जो भेड़-बकरी चलाने वाले होते हैं, गडरिये जिनको हम बोलते हैं, उनका एक शेफ़र्ड्स का जो रहने की जगह होते हैं, वो शेफ़र्ड्स वहाँ पे अपनी जगह बनाते हैं रहने की, लेकिन वो मूव करते रहते हैं, तो इस मौसम में वो मूव करते हैं, तो वो जगह खाली पड़ी हुई थी। तो हमने ऐसे ही जाके एक शेफ़र्ड्स होम का एक दरवाज़ा खोला, तो उसमें बहुत कि मेरा जो रैक था, वो एक जगह से ऐसा क्रैक हो गया कि वो हमें लगा कि अब मेरे ख़्याल से ये शायद सामान ढो पाना बहुत मुश्किल होगा, इस रैक को कैसे ठीक किया जाए क्योंकि वो एल्युमिनियम था जिसको कि वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लड़का, यंग लड़का था, उसके घर पे ये सारा वेल्डिंग का इक्विपमेंट रखा था एंड उस लड़के ने अपने घर ले जाके मेरी साइकिल में वो आयरन रोड लगा के और उसको ऐसा वेल्ड कर दिया, ऐसा फिक्स कर दिया कि उसके बाद वहाँ से हिला नहीं वो रैक। और उस लड़के ने कोई पैसा भी नहीं लिया, मैंने उसको पैसा देना चाहे तो उसने पैसे से मना कर दिया। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है जो हमें बाद में पता चली, जो हमें वहाँ की आर्मी ने बताया, क्योंकि जो हमारा रास्ता था या जो उनका जो मेन रोड जाता है, वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ-साथ जाता है, जो पामीर हाईवे है, और उसके दूसरी साइड अफ़गानिस्तान है। सो बीच में पंज रिवर बहती है। सो आप पंज रिवर के एक किनारे चल रहे होते हो और दूसरे किनारे आपका अफ़गानिस्तान चल रहा होता है। सो वो लोग आपको अफ़गानिस्तान की फ़ोटोग्राफ़ी करने को मना करते हैं। आओ आज फिर एक नए साइकिलिंग जर्नी को जानने की कोशिश करेंगे योगेंद्र सर के साथ। साइकिलिंग जर्नी इन तजाकिस्तान। जर्नी और टूरिंग कुछ भी कह सकते हैं, बट सर के लिए वो मेडिटेशन है, बट हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। बट सर, आपकी मेडिटेशन के बारे में जानना चाहेंगे तजाकिस्तान के। कर्मेंद्र, तूने बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए तो साइकिलिंग एक मेडिटेशन का हिस्सा है। जब मैं साइकिलिंग पे होता हूँ तो एक मैं अपने आप को बहुत एक डिफरेंट लेवल पे पाता हूँ। और जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये हम भारतीयों ने बहुत कम एक्सप्लोर किया है। और जबकि ये हमारे साथ, इस पूरे एरिया का हमारे साथ सांस्कृतिक संबंध रहा है और हमारे पूर्वज, मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से इस एरिया से भी आए हैं और हमारा कनेक्शन है इस एरिया से। क्योंकि आप अगर पीछे जाए ऐतिहासिक रूप में तो चंगेज़ खान और उसके बाद उससे पहले बाबर और ये सब, ये बेसिकली उसी रीजन के रहने वाले लोग थे और वो हम लोगों को, हिंदुस्तान को अपने ही लोग एक तरह से हमें मानते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये तीनों की तीनों कंट्री। हमने स्पेशली ताजिकिस्तान में साइकिलिंग की थी, पामीर हाईवे और सिल्क रूट और वखान वैली और खरगोश गोर्ज जो एरिया है, जो कि दुनिया के चंद खूबसूरत वैलियों में से एक वैली है। इसका लैंडस्केप तकरीबन लेह लद्दाख की तरह का लैंडस्केप है। और जो रेंज है, जैसे हमारे यहाँ हिमालय माउंटेन रेंज है, सो वहाँ पर हिंदू कुश और पामीर माउंटेन रेंज है, जो कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया है। और पामीर हाईवे हिस्टोरिकली आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ल्ड का सबसे पहला हाई एल्टीट्यूड हाईवे रशिया ने कभी 1930 के आसपास बनाया था। और उस टाइम इसको वर्ल्ड की रूफ बोला करते थे, इस हाईवे को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, जो कि किर्गिस्तान से सीधा अफ़गानिस्तान मज़ार शरीफ तक पहुंचता है। और नीचे अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन का राज था, हिंदुस्तान भी ब्रिटेन के कब्ज़े में था और ब्रिटेन ऊपर की तरफ जाना चाह रहा था, तो लेकिन ब्रिटेन को रोकने के लिए रशिया ने इस हाईवे को बनाया था और उसने ब्रिटेन को वहाँ पर रोक के रखा। और ये पुराना यूएसएसआर का हिस्सा है। ये सब कंट्री प्राचीन यूएसएसआर में होते थे। और हम जिस रास्ते पे गए वो तकरीबन उसमें 50% आप पामीर हाईवे लगा लीजिए एंड 50% या 30% सिल्क रूट था। और उसके बाद वखान वैली। और ये जब हम उस रास्ते से आगे बढ़े तो हम एक जगह पे पहुंच गए थे जहां से हमारा पीओके कोई लगभग 50 किलोमीटर दूर था।
और ये एक छोटी सी नैरो नेक बन जाती है जहाँ पे अफ़गानिस्तान भी पहुँचता है एक जगह पे, इधर से पीओके का हिस्सा पहुँचता है, उधर से चाइना है और उधर से ताजिकिस्तान आ जाता है। सो इस तरह की उस नेक तक हमने साइकिलिंग यात्रा की, कोई लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास, दुशांबे से स्टार्ट करके। दुशांबे से हमने बेसिकली स्टार्ट की थी। हाँ सर, मैं जैसे अभी देख रहा था कि तजाकिस्तान की लोकेशन, क्योंकि ज़्यादा कॉमन नेम नहीं है, हम ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं आमतौर पे। इंडिया के लिए स्ट्रेटजिक भी है मेरे को कहीं तक लगता है, बट हम इसके बारे में ज़्यादा सुनते नहीं, जैसे क्योंकि पीओके के बिल्कुल जस्ट साथ में ही आई थिंक 50-60-100 किलोमीटर के अंदर तजाकिस्तान चालू हो जाता है। हाँ, इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला एरिया है और हमारा वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है। उसके एक साइड में अफ़गानिस्तान है, इधर पीओके है और उधर ताजिकिस्तान है। और ताजिकिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानियों की तरफ उनका बहुत अच्छा व्यवहार है और हम हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी इज्जत देते हैं। और वो एक सांस्कृतिक संबंध भी हमारा उनका बाबर के टाइम से, या तैमूर, या आप कह लीजिए उससे पहले चंगेज़ खान के टाइम से, वो सब एरिया, उस एरिया से चंगेज़ खान बेसिकली एशिया रीजन में एंटर किया था। तैमूर भी बेसिकली उसी रीजन से आके एशिया रीजन में एंटर किया था और हिंदुस्तान तक आया था। और उसके बाद तो फिर सब उनके वंशज, बाबर और सब उधर से ही आए थे। उन्होंने यहाँ पे इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। तो एक मैं अगर इंडिया में टूरिंग करूँ, एक मैं जैसे बाहर तजाकिस्तान में गया, तो पैकिंग में कुछ डिफरेंस होता है? जो हम साइकिल के साथ पैक अपना सामान लेके चलते हैं, उसमें कोई हाँ, डिफरेंस है? देखिए, वहाँ का टूरिंग थोड़ा सा अलग था यहाँ हिंदुस्तान के टूरिंग से। एक तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप अपना टेंट कहीं पे लगा सकते हैं। वो देश साइकिलिंग फ्रेंडली देश है और वहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आप अपना रात में जहाँ भी आपको जगह ठीक दिखाई दे वहाँ आप अपना टेंट लगा लीजिए। तो वहाँ जंगली जानवर कोई भी नहीं है और कोई इस तरह के बाकी जो जानवर है या इंसान है वो आपको कोई तंग नहीं करते हैं वहाँ पे। सो आप पीसफुली कहीं पे भी टेंट लगा सकते हैं। तो आपको अपना टेंट साथ लेके चलना पड़ता है, अपना स्लीपिंग बैग साथ चलना पड़ता है और खाने का काफ़ी सामान आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि दुशांबे शहर छोड़ने के बाद कोई लगभग 100 किलोमीटर के बाद फिर उसके बाद सारा वो एक वीरान एरिया है जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गांव नहीं है। आपको 50-60 या 70 या 100 किलोमीटर के बाद लगभग कोई एक गांव मिलता है। बाकी और गांव में जो दुकान है उसके पास जो लिमिटेड सामान है उसी से आपको काम चलाना पड़ता है। और शहर भी जो, अगर आपको 300 किलोमीटर के पहले हमें कोई शहर नहीं मिला था, 250-300 किलोमीटर के बाद हमें एक शहर मिला था। सो वो भी एक छोटा सा शहर था। सो वो हमारे जो गांव हैं उनसे भी छोटा था, तो बट वो शहर था उनके लिए। सो वहाँ थोड़ी चीज़ों की उपलब्धि जो है खाने के सामान की, वो थोड़ा सा क्रंच रहता है। सो इसलिए आपको सारा सामान, अपने ड्राई फ्रूट्स, अपना सुबह नाश्ता बनाने का या लंच का या डिनर पकाने का, जो भी दालें हैं, चावल है, इस तरह की चीज़ें आपको अपने बैग में स्टोर करके लेके चलनी पड़ती है। और हम चूँकि खाना भी खुद बना रहे थे, सो हमारे पास गैस स्टोव था, हमारे पास बर्तन थे। चूँकि हम एक ग्रुप में थे, सो हमने वो सामान बांट लिया था। किसी के पास स्टोव है तो किसी के पास बर्तन है, तो किसी के पास दाल है तो किसी के पास चावल है, किसी के पास आलू है तो किसी के पास गाजर है। इस तरह से सब्जियां भी हम बांट लेते थे ताकि एक ही आदमी सारा लोड ना करके, एक 50 किलो लोड को हम 5 लोगों में 10-10 करके बांट के, ताकि आसानी से हम उसको कैरी कर पाए। सो वो हम ले जा पा रहे थे। और टेरेन बहुत ही टेरेन खूबसूरत बहुत है, लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे रोड टूटे हुए हैं, जस्ट पत्थरों के रास्ते हैं, उन पे गाड़ियाँ आती जाती हैं। सो इस तरह के रास्तों पे साइकिल करना वास्तव में एक बहुत ही चैलेंज का काम है। सो ऐसे टूरिंग के लिए अगर तजाकिस्तान में मैं जाऊँ तो मुझे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना थोड़ा सा, मतलब कि स्टेमिना, या नॉर्मल है, कर सकते हैं? नहीं, आपको थोड़ी बहुत साइकिलिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पेशली हाई एल्टीट्यूड और या हिली एरिया में आपको साइकिलिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आपके पास एक अच्छी साइकिल भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब का टेरेन है वो साइकिल उस हिसाब के टेरेन में उतनी मजबूत भी होनी चाहिए ताकि उस हिसाब के टेरेन को झेल सके। और चूंकि आपको बैग में अपना सामान भी कैरी करना पड़ता है, तो आपके ऊपर, आप साइकिल पे आपको अपना कैरियर लगाना पड़ता है, जिसको हम पैनियर बोलते हैं, और उसके साथ उसके बैग आपको लगाने पड़ते हैं। तो वो सब भी जो एडिशनल वेट साइकिल पे हो जाता है, सो आपको वेट कैरी करने की, खींचने की क्षमता भी, क्योंकि वो आपने ही खींचना है। और काफ़ी हाई एलिवेशन है, क्लाइंब, लंबे लंबे क्लाइंब है। सो उन क्लाइंब पर चढ़ना उस वेट को, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर मैं एज अ भारतीय इंडियन बात करूं तो वीज़ा वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है वहाँ पे? वीज़ा आसान तो, है? हाँ, वीज़ा आसान है, बहुत आसान है। आजकल तो हर कंट्री के वीज़ा काफ़ी आसान हो गए। हिंदुस्तानियों के लिए आजकल ऑनलाइन वीज़ा का सिस्टम चल पड़ा है। सो सेंट्रल एशिया के सभी कंट्री अभी ऑनलाइन वीज़ा आपको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी दे देते हैं। कोई बहुत लंबा वेट नहीं है।
सो वीज़ा कोई इशू नहीं है। और तजाकिस्तान में लैंग्वेज वहाँ की लोकल कैसे समझ पाते थे आप? हाँ नहीं, ये कर्मेंद्र सही पूछा तूने। वहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, वहाँ लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वहाँ रशियन या ताजिक बोली जाती है। लेकिन मैं कहूँगा वो लोग इतने अच्छे हैं कि हमें वो लैंग्वेज बैरियर इतना कोई बहुत जितना भी छोटी मोटी हम कम्युनिकेट कर लेते थे, सो वो लोग उसी से समझ जाते थे, उसी कम्युनिकेशन से हमारा काम चल जाता था। या जो नई जनरेशन के यंग बच्चे हैं उनको थोड़ी इंग्लिश आती थी, उसके माध्यम से कम्युनिकेट हो जाता था। लेकिन वो लोग है इतने अच्छे, मेरे को ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इतना अच्छा लगा कि वो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल लोग हैं। आपको अपने घरों में रहने की जगह देते हैं, आप टेंट लगाना चाहते हैं बाहर, लेकिन वो फिर भी आके आपको इनवाइट करते हैं कि नहीं आप टेंट मत लगाइए, हमारे घर में आके रहिए, और वो आपकी खातिर करते हैं। जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हो दिन में, तो आपको जगह जगह लोग चाय के लिए रोकते हैं, और चाय का मतलब होता है एक हमारे लिए एक पूरा 4-5 कोर्स मील, वो कहने के लिए चाय है, लेकिन अगर आप किसी के पास चाय के लिए रुक गए तो आप समझ लिए वो पूरा खाना, आपका दिन भर का खाना एक चाय में आपको मिल जाता है। और वो लोग बहुत अच्छे से उनका एक बहुत मैं कहूँगा कि वो कल्चर जो वहाँ की इस मामले में है वो बहुत ही रिच है। किस तरह से आपको खाना परोसते हैं, किस तरह से आपकी आवभगत करते हैं, वो देखने लायक है। उसको अद्वितीय है वो। उनका आमतौर का खाना क्या है दिन का? मतलब जैसे हमारे यहाँ पे तो हरियाणा में दूध दही का खाना बोलते हैं, तो वहाँ पे किस तरह का खाने को लेके कैसा? नॉर्मल वहाँ पे वैसे तो नॉनवेज ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन वो लोग सब्जियाँ भी खाते हैं, और उसके अलावा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का वहाँ बहुत आयत है। सो आपको खाने में वो बहुत बड़ी उनकी एक ब्रेड होती है जिसको नान बोलते हैं वो। सो एक ब्रेड अगर आप को देते हैं तो एक ब्रेड कम से कम 5-6 लोगों के लिए बहुत काफ़ी होती है, आपका पूरा भोजन हो जाता है अगर आपके पास उन्होंने। और वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने वहाँ पे देखी, जब भी कोई आदमी हमें रास्ते में मिलता तो वो हमें एक ब्रेड दे देता था। सो इसका मतलब अगर आपके पास एक ब्रेड भी है तो आपके पास दिन का खाना पूरा है। सो आप किसी भी चीज़ के साथ, इवन चाय के साथ या किसी और चीज़ के साथ, दही के साथ या बटर के साथ उस ब्रेड को खा लो तो वो बहुत ही फीलिंग होती है, बहुत अच्छी वो ब्रेड है। सर कोई ऐसा किस्सा जहाँ पे आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो और उसने ऑटोमेटिकली दे दिया, या उसने गलत समझाओ, ऐसे भी कुछ किस्से? नहीं, वो वहाँ के तो किस्से हर रोज़ कोई ना कोई किस्सा होता था, लेकिन वही कि लोग हमें चाय के लिए रोक लेते थे, तो हम सोचते थे चाय है तो इसका मतलब कोई छोटी एक प्याली चाय पिलाएगा और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन वो अपने घर में अंदर बुलाता है, उसके बाद हमें नीचे ज़मीन पे कारपेट बिछाता है, फिर कारपेट बिछाने के लिए हमें बैठने को बोलता है। उसके बाद फिर एक बार ड्राई फ्रूट्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, फिर सूप आता है, फिर खाना आता है, फिर ब्रेड्स आती है। तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, लेकिन हम हैरान हो जाते थे कि यार इतना खाना कौन खाएगा, हम तो चाय पीने के चक्कर में आए तो इतना सारा खाना खाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खाते तो वो उनकी इंसल्ट होती है, वो उनको थोड़ा सा ख़राब सा लगता है कि हमने इतना सारा परोसा है और आप उसमें से कुछ खा भी नहीं रहे। तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बल्कि ना कम्युनिकेशन हमसे ओवरफीड हमारा खूब होता था। हम ज़्यादा ही खाना खा पाते, मना नहीं कर पाते थे, मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें एक भावना जुड़ी होती थी कि वो लोग बुरा ना मान जाएं कि इतना सारा खाना उन्होंने दिया है। तो पर जैसे रास्ता ढूंढते हैं हम, साइनेज होते हैं कि भाई यहाँ जाने के लिए ये साइनेज, ये राइट लेफ्ट, तो वो इंग्लिश में है या नहीं? उनकी लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन अगर आप किसी से पूछना चाहो या कुछ तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करके बता देते हैं। लेकिन उस रीजन में, जिस रीजन में हम गए, तो उसमें मुख्यतः एक ही रोड था, मेन रोड था, जो जिसको मैंने कहा पामीर हाईवे या जो सिल्क रोड था, वो एक मेन रोड था। तो उस आप मेन रोड को निकलते हुए हम गूगल की हेल्प लेते थे, लेकिन गूगल वही एक रास्ता दिखाता था। तो उसी रास्ते से आप निकलते हुए चले जाओ, तो उसी रास्ते पे आपको सब कुछ पूरी जो बसापत थी उनकी, जो पूरी सभ्यता, जो उनके गाँव थे, शहर थे, वो उसी एक रोड पर तकरीबन सब बसे हुए थे। और जैसे सर साइकिलिंग में कई बारी अगर कोई मेजर फॉल्ट आ जाए तो उस समय पे क्या कुछ हाँ, ये facility? ये थोड़ी तकलीफ़ है वहाँ पे। पंचर तो नॉर्मली हुआ नहीं हमारा एक भी, लेकिन मेरा एक जो साइकिल का रैक है वो भी एक बार टूटा। एक मेरा पैनियर बैग ख़राब हो गया था, लेकिन उसको हमने किसी तरह से ठीक कर लिया। और मैं एक बहुत ही अच्छा एक आपको मतलब सुखद इंसिडेंट बताऊँ कि मेरा जो रैक था वो एक जगह से ऐसा क्रैक हो गया कि वो हमें लगा कि अब मेरे ख्याल से शायद सामान ढो पाना बहुत मुश्किल होगा, इस रैक को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि वो एल्युमिनियम था जिसको कि वेल्डिंग नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लड़का, यंग लड़का था, उसके घर पे ये सारा वेल्डिंग का इक्विपमेंट रखा था।
एंड उस लड़के ने अपने घर ले जाके मेरी साइकिल में वो आयरन रोड लगा कर उसको ऐसा वेल्ड कर दिया, ऐसा फिक्स कर दिया कि उसके बाद वहाँ से हिला नहीं वो रैक। और उस लड़के ने कोई पैसा भी नहीं लिया, मैंने उसको पैसा देना चाहे तो उसने पैसे से मना कर दिया। सो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं, कोई भी टूरिस्ट या कोई भी अजनबी उनके यहाँ आता है तो उसकी वो बहुत मदद करते हैं। वो उनके यहाँ एक ये बहुत अच्छा कल्चर है। सर वेदर वाइज जिस टाइम पे कौन सा सूटेबल टाइम रहता है तजाकिस्तान में जाने के लिए? सूटेबल टाइम वहाँ पे नॉर्मली बताते हैं कि आप जुलाई से लेके और अक्टूबर तक का जो टाइम है, या आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ये वहाँ सबसे सूटेबल टाइम है, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है और वहाँ बहुत ठंडा वातावरण होता है, बर्फ़ बहुत गिरती है। सो नवंबर के फर्स्ट वीक में वहाँ पे बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है, और वो जो बर्फ़ गिरी हुई होती है वो पिघलती है, तो पिघलते पिघलते वो पूरा मई जून जुलाई तक बर्फ़ पिघलती है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो सारा सब जगह पानी पानी होता है, सब नदियों में पानी का लेवल ज़्यादा होता है, सड़कें पानी की वजह से टूट जाती है। सो जुलाई तक तकरीबन बर्फ़ पिघल चुकी होती है। तो इसके बाद फिर वो अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने वहाँ सबसे खूबसूरत माने गए हैं। उस टाइम पे वहाँ पे आपको फ्रूट्स भी बहुतायत में देखने को मिलते हैं, आपको हर तरह का ड्राई फ्रूट्स और एप्पल और खुमानी और ये सब के बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं उनके यहाँ पे। सो उस टाइम ये सब फ्रूट पकने पे आता है, तो और इसलिए खाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और मौसम भी कंफर्टेबल होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। सन ज़रूर ब्राइट होता है दिन में, लेकिन शाम को टेम्परेचर वही 6-7 डिग्री तक चला जाता है, और दिन में टेम्परेचर कोई अराउंड 28-25 के आसपास पहुंच पाता है। तजाकिस्तान की सर बात करूँ तो क्या ना करें वहाँ जाके? डू एंड डोंट वाली बात है कि क्या ना करें, ऐसा भी कुछ कि भाई ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वहाँ जाके, ऐसा भी कुछ है? एज सच ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ एक रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है जो हमें बाद में पता चली, जो हमें वहाँ की आर्मी ने बताया। क्योंकि जो हमारा रास्ता था या जो उनका जो मेन रोड जाता है वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ जाता है, जो पामीर हाईवे है, और उसके दूसरी साइड अफ़गानिस्तान है। सो बीच में पंज रिवर बहती है। सो आप पंज रिवर के एक किनारे चल रहे होते हैं और दूसरे किनारे आपका अफ़गानिस्तान चल रहा होता है। सो वो लोग आपको अफ़गानिस्तान की फ़ोटोग्राफ़ी करने को मना करते हैं। सो उनके जो आर्मी के लोग हैं वो आपको बोलते हैं कि आप अफ़गानिस्तान की तरफ का फ़ोटो मत लीजिएगा। सो ये एक वहाँ पे लोगों को ख्याल रखना चाहिए। बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत ओपन हैं, वो ओपन माइंडेड हैं, और वो हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं। और उनका सोशल बिहेवियर हम लोगों के से कहीं कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा सोशल बिहेवियर है। वो आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं करते हैं। और वहाँ पे तो फ्रूट्स सड़कों पर इधर उधर ऐसे ही जस्ट एप्पल लटके रहते हैं, या खुमानी और अखरोट ये सब पेड़ों पे होता है। सो हम लोगों को थोड़ी आदत होती है तोड़ने की, लेकिन वो ऐसा कोई बुरा नहीं मानते। लेकिन इस तरह की चीज़ें करनी नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, सफाई पसंद देश है। सो वहाँ पर आप हैरान हो जाएंगे, हमें प्लास्टिक कहीं पर वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, पूरी जर्नी में कोई प्लास्टिक वहाँ पर दिखाई नहीं देता। सो मैं तो यही कहूँगा आप अपने साइकिलिस्ट से कि जो भी अपना सामान है वो अपने साथ अपने बैग में ही वापस रखें, उसको वहाँ फैलाएं ना, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी जा रहे हैं वहाँ पे, साइकिलिस्ट टूरिज़म बहुत हो रहा है। सो लोग अपने टेंट लगाते हैं, लेकिन सब यही करते हैं कि जो भी आप रात में खाना बनाते हैं टेंटिंग के टाइम में, जो खाने के आपके पास थैली वगैरह है वो वापस हम बैग में रख लेते थे। सो वहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं छोड़ते थे। तो ये गंदगी ना वहाँ फैलाए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सर अब कोई वहाँ के डिफ़िकल्ट डे की कहानी सुनाओ, मतलब कि आज का दिन तो बहुत आपका चैलेंजिंग रहा हो, सो ऐसी कहानी बताओ। हाँ, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डे था। उस दिन थोड़ी बर्फ़ गिरने लगी थी, और हम ऐसे एरिया में थे जहाँ कोई गांव नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई रहने की कोई जगह नहीं मिलने वाली थी, और हमें टेंट लगाने में तकलीफ़ होने वाली थी, क्योंकि स्नोफॉल हल्का हल्का स्नोफॉल चालू हो गया था, ठंड हो गई थी, टेम्परेचर लगभग माइनस के आसपास पहुँच रहा था। तो हम ये सोच रहे थे कि हम रहें कहाँ पे, रहने का कैसे किया जाए। तो तभी हमें एक छोटा सा कोई ये जो भेड़ बकरी चलाने वाले होते हैं, गडरिए जिनको हम बोलते हैं, उनका एक शेफर्ड्स का जो रहने की जगह होते हैं, वो शेफर्ड्स वहाँ पे अपनी जगह बनाते हैं रहने की, लेकिन वो मूव करते रहते हैं। तो इस मौसम में वो मूव करते हैं, तो वो जगह खाली पड़ी हुई थी। तो हमने ऐसे ही जाके एक शेफर्ड्स होम का एक दरवाज़ा खोला, तो उसमें बहुत भयंकर तरह की बदबू मार रही थी, क्योंकि वो बंद था और उसमें ये सब बकरियों का गोबर और ये सब फैला हुआ था। लेकिन जब उसको दूसरे रूम को हमने खोला तो हमें उसमें अंदर दिखाई दिया कि वहाँ पे रहने की और सोने की और ये सब अच्छी तरह से व्यवस्था थी। सो फिर हम काफ़ी खुश हुए, तो हमने फिर उसको अंदर से जाके साफ़ किया। हालांकि वो बहुत ठंड थी और हमने सारे दरवाजे खोल कर रखे हुए थे, क्योंकि वो एक अंदर जो स्मेल थी वो बाहर निकल जाए।
सो फिर उसी को साफ़ करके हम उसी स्मेली एरिया में या उसी थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड जो शेफर्ड होम है उसी के अंदर फिर हम रात में जब उसकी स्मेल ख़त्म होगी तो हमने दरवाजे वगैरह बंद करके और अपने एक्स्ट्रा लेयर पहन के और अपने स्लीपिंग बैग में हम घुस के सारे एक साथ कडल होके सोए। सो वो काफ़ी क्योंकि उस दिन अगले दिन भी सुबह मौसम साफ़ नहीं हो रहा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी और हल्की हल्की बर्फ़बारी जारी थी। तो इसमें ऐसे जैसे आपने वहाँ पे गेट खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई कि भाई? ये कर्मेंदर एक वहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे इस तरह से आप किसी के जो शेफर्ड्स होम है या वैसे है, अगर आपको किसी का घर भी आपको दिखाई देता है तो आप नॉक कर सकते हैं घर पे, तो लोग आपको नाराज़ नहीं होते आपके नॉक से, बल्कि आपको स्वागत करते हैं। वो आपको अपने घर के अंदर बुला लेंगे और आपको अपने घर के अंदर रखेंगे, आपसे पूछेंगे आपकी क्या ज़रूरत है। सो इस तरह से हम एक दिन इसी तरह के एक घर में रहे, किसी ने एक शेल्टर होम बना के वहाँ पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे गांव नहीं था। उस पूरे 200-300 किलोमीटर के एरिया में कोई गांव नहीं था, कोई हैबिटेंट था, कोई था नहीं कि किसी गांव को आप अप्रोच करें, किसी को घर जाए। सो किसी ने एक शेल्टर होम बना के छोड़ा हुआ था और शेल्टर होम को जो लॉक करने का तरीका था उसमें एक नट लगाया हुआ था उसने। सो इनिशियली हमने सोचा कि शायद ये किसी ने अपना घर लॉक करके छोड़ा हुआ है। सो चूँकि वो नट था तो उसके बोल्ट को हमने थोड़ा हिलाया तो खुल गया वो। सो खुलने के बाद हमने सोचा या इसने इस तरह से करके छोड़ते हैं ताकि कोई खोल लेगा, यूज़ कर लेगा उसको, वहाँ रात में रुक जाएगा और दोबारा फिर वही नट लगा के बंद करके चला जाएगा। सो बहुत ही एक अच्छा हमें सिस्टम लगा, क्योंकि और बाकी कोई तरीका था ही नहीं कहीं पे जाने का, कहीं रहने का। या तो आप बाहर रहो, अपना टेंट बाहर लगाओ, और बाहर टेंट लगाने के लिए वो टेंट आपके स्नो प्रूफ होने चाहिए। सो चूँकि हमारे पास स्नो प्रूफ टेंट नहीं था, सो और उसके अंदर सारी फैसिलिटी थी। अंदर जो शेल्टर होम था उसके अंदर प्रॉपर उन्होंने वेडिंग का एक सिस्टम पूरा बनाया हुआ था। वहाँ पे अलग से बेड नहीं होते, वो फ्लोर से थोड़ा सा 2 फीट ऊपर लेवल पे एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं और उस पर मैट्रेस लगा देते हैं, कालीन लगा देते हैं। सो उसके ऊपर आप आराम से सो सकते हो। तो वो हमें जगह मिला, बहुत कोजी सी जगह थी, बड़ा अच्छा लगा हमें देख के कि लोग इतना भी ख्याल रखते हैं टूरिस्ट का कि उनके लिए इस तरह की एकोमोडेशन बना के छोड़ देते हैं ताकि कोई आए तो यहाँ पर रह ले। और उसको लोग हमने उसको यूज़ किया, पूरा सफाई करके पूरा उसी तरह से नट लगा के हम चले गए। तो वॉशरूम वगैरह का कैसे कंसेप्ट है सर वहाँ फिर? वॉशरूम वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है अभी भी। वो वेस्टर्न वॉशरूम वहाँ केवल शहर में ही मिलते हैं, लेकिन शहर के बाहर ओपन डिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। सबके घरों में टॉयलेट्स है, लेकिन वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स सबके पास है। और इंडियन स्टाइल भी मैं नहीं कहूँगा, वो उससे भी थोड़े से और पीछे आप चले जाए तो वो एक जिसको मैं कह सकता हूँ कि देसी स्टाइल का टॉयलेट वो लोग रखते हैं अपने घरों में, नीचे गड्ढा खोद कर रखते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, सबके पास एक एरिया है जहाँ पे आप टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, तो ओपन डिफिकेशन नहीं है। सो वो आपको मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा दिन सर तजाकिस्तान का? सबसे अच्छा दिन, वास्तव में तूने एक बड़ी अच्छी बात पूछी। मैं उस दिन को हमेशा रिमेंबर करता हूँ कि हम सुबह सुबह जा रहे थे, तो एक नदी पे पुल बन रहा था, तो उन्होंने पुल का रास्ता बंद किया हुआ था कि आप पुल क्रॉस नहीं कर सकते, और सारे व्हीकल्स को और हम साइकिलिस्ट को भी उन्होंने वहीं पर रोक दिया कि आप अब आगे नहीं जा सकते। और ये कोई सुबह 7:30 बजे का टाइम रहा होगा और हमें आगे पहुंचना था शहर में, और उन्होंने कहा कि पुल अब 2 बजे खुलेगा। सो 7:30 से 2 बजे तक उन्होंने कहा कि आपको इधर ही कहीं रहना पड़ेगा। और वो एक ऐसी जगह थी, एक छोटा सा गांव था जहाँ कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था। सो हमने उससे पूछा लड़के से कि यहाँ पे कुछ पीने, चाय कॉफ़ी कुछ पियो, तो उसने हमें गाइड किया कि आप गाँव में चले जाइए, एक छोटी सी दुकान है, वहाँ आपको कॉफ़ी मिल सकती है। तो हम गाँव में गए, लेकिन वो दुकान किसी रीज़न से बंद थी, सुबह खुली नहीं थी इतनी जल्दी। सो हम ऐसे ही जस्ट घूम रहे थे, एक लेडी के एक घर के बाहर हम ऐसे रुके, तो हम जस्ट देख रहे थे तो एक लेडी अंदर से निकल के आई। उसने पूछा कि कॉफ़ी टी? सो हमारी जान में जान आई। मैंने कहा अब तो हमने कहा हाँ टी। तो उसने अपने घर में हमें बुला लिया और हमें वही जो टी का उनका सिस्टम होता है, उन्होंने पूरा हमारे लिए पूरा खाना लगाया और उसके बाद चाय पिलाई। उसके बाद चूँकि हमारा पुल 2 बजे खुलना था, सो जो चाय वाय पीने का हमारा सिस्टम था वो 9:30-10 बजे तक ख़त्म हो गया था। तो हमारे पास ताश थे, तो हमने सोचा चलो टाइम स्पेंड कर लेंगे, हम ताश खेलते हैं उनके घर में। सो हमने ताश खेलना शुरू कर दिया। तो उसके 2 बेटे थे, वो हमारे पास बैठे रहे, वो हमारे खाने पीने का ख्याल करते रहे, और वो लेडी अपना घर का काम करती रही और हम अपना ताश खेलते रहे। उनके किसी भी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि हमने उनका घर ऑक्यूपाई किया हुआ है और हम उनके यहाँ पे प्ले कार्ड्स या ताश खेल रहे हैं। वो बहुत खुश थे और बीच बीच में हमारे को आके चेक कर लेती थी लेडी कि कोई खाने की चीज़ में कोई कमी तो नहीं है। और थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि हम अंडा खाते हैं कि नहीं खाते, तो हमने कहा हम अंडा खाते हैं। तो आप हैरान रह जाएंगे, वो बहुत ही बेहतरीन ऑमलेट हमारे लिए बना के लेके आई
और वही जो बड़ा नान है वो बना के लेके आए और उसने हमारे को फिर एक सेकेंडरी सर्विंग ऑफ ब्रेकफास्ट जिसको आप कह सकते हैं वो ऑमलेट के रूप में कराई। और जब हम चलने का हमारा टाइम आया तो वो अपने बच्चे अपनी दादी को भी बुला के लेके आए और उस दादी ने, ओल्ड लेडी ने हमारे को आशीर्वाद दे के सिर पे हाथ फेर के हमारे को उन्होंने, हम 1 बजे उनके घर से निकले। तो अच्छा, ये हाथ फेर के आशीर्वाद देने का संस्कार वहाँ पे भी है? हाँ, वहाँ पे भी बड़े आदमी यस, आपको बड़े आदमी आपके सर पे हाथ रखते हैं। अच्छा, और उन्होंने ये उनका भी कल्चर का हिस्सा है, मतलब लगभग सेम ही है फिर तो हमारा। बिल्कुल सेम है, हमारी कल्चर और उनकी कल्चर में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। सो हमें उस दिन बहुत अच्छा लगा, हमें मतलब हम क्योंकि हमें तो जाना था और घर छोड़ने को मन नहीं कर रहा था और वो लोग इतने हॉस्पिटेबल थे, उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं, हम उनके यहीं पे खा रहे हैं, उनके यहीं पे खेल रहे हैं और हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं, लैंग्वेज बैरियर, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो ऐसे एक्सपीरियंसेस आप कभी भूल नहीं सकते। सर, थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक्स अगेन। थैंक यू वेरी Thank मच you, sir. थैंक यू।